लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में जब तुम प्रोटीएज ऐड करोगे तो दैट इज व्हाट योर प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म एनी प्रिंसिपल। तो तुम्हारा माउस इसमें क्या होगा, मर जाएगा। द माउस इज डेड। यस, देख लो, दिखा, बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ होगा ही नहीं। और ये वाला जो तुम्हारा केस है वो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर ग्रिफ्ट के 4 में हो चुका था, जिसमें तुम्हारा माउस क्या था, डेड था। ठीक है, नेक्स्ट है अपना डीएनए, जो कि क्या डाइजेस्ट करता है तुम्हारा डीएनए को। डीएनए क्या डाइजेस्ट करेगा, डीएनए। आरएनए क्या करेगा, किसको डाइजेस्ट करेगा, आरएनए को। समझा? तो ये पता होना चाहिए, प्रोटीन्स मतलब आरएनए, आरएनए भी प्रोटीन से ही बने हुए हैं। ठीक है, इसके लिए तुमको आरएनए वर्ड भी बोला गया है। और इससे भी हमको क्या प्रूव हो गया कि डाइजेस्ट जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो कौन है, डीएनए। डीएनए के अलावा कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। देखो, जब तक ये प्रूव नहीं होगा साइंटिस्ट लोग आगे वर्क ऑन नहीं कर सकते। समझ में आया? तुमने चैप्टर नंबर 3 में देखे जीन्स आगे पास हो रही है ना, पेरेंट्स की तरह बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है, पर वो चीज पास ऑन कौन कर रहा है वो एक एक्सपेरिमेंट से हमको नहीं पता चलेगा। हमको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स क्या किए गए, उन लोगों ने कैरी आउट किए, विच इज वाई हर टाइम यही प्रूव हुआ कि जहां पर डीएनए रहेगा वहां पर ही क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा, चेंज होगा। समझा? हमारे अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यस, समझ में आया? पेरेंट्स अलग दिखते, हम अलग दिखते, हमारे बच्चे अलग दिखेंगे और उनके बच्चे भी अलग दिखेंगे। दैट इज व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन विच कम्स थ्रू योर डीएनए। समझा? सिमिलैरिटीज आर देयर। समझ में आया? ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट, तुमको हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट देखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैं बोलूंगी बोर्ड्स वालों का फेवरेट भी एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज इट इज सीन इन पेज नंबर 72 पे जो तुमको डायग्राम दिख रहा है, प्लीज मार्क इट ऑन पेज नंबर 72। मार्क करो। हाँ, 72। हाँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 72 पे डायग्राम है और 71 पे यू आर हैविंग द एक्सपेरिमेंट। एक एक लाइन रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनो और मेरे को ध्यान से ही जवाब दो। डू यू नो, अच्छा बैक्टीरियाज क्या होते हैं, हार्मफुल और हार्मलेस, दो तरीके होते हैं। जरूरी है हर बैक्टीरिया हार्मफुल हो? ठीक है, ओके ओके। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट वर्कड विथ वायरसेस। किसके साथ वर्क किया था उन्होंने, वायरसेस के साथ, जो किसको मारते, इन्फेक्ट करते बैक्टीरिया को। अब तुमको है ना वायरसेस के बारे में ऑलरेडी पता है, ठीक है। एक होता है बैक्टीरिया और दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, बैक्टीरियोफेजेस है ना, बैक्टीरियोफेजेस है, करेक्ट। ये बैक्टीरिया है, इसको जो इन्फेक्ट करता है, क्या करता है, इन्फेक्ट। ठीक है, इसके लिए जो प्रॉब्लम कॉज करेगा उसको हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेजेस। क्या बोलेंगे? ये एक्चुअली एक तरीके का वायरस है जो कि किसको प्रॉब्लम देगा, बैक्टीरिया को। समझ में आए तो हम लिख देंगे टाइप ऑफ अ वायरस विच इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। समझा? बैक्टीरियोफेजेस बिल्कुल भी ये नहीं लिखना है कि इट इज अ बैक्टीरिया, नो, इट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। समझ में आया? बैक्टीरियोफेज है ना वो वायरस है, उसका नाम बैक्टीरियो से आया है, बट वो क्या है, बैक्टीरियोफेज, मतलब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो तुमको जब भी हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट है तुमको बैक्टीरियोफेज को याद रखना है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। हर्शी एंड चेज वर्कड विथ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, और जो वो वायरसेस का नाम है तुम्हारा बैक्टीरियोफेजेस। अभी इनके अंदर क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल, एक बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, डीएनए। ठीक है, ऑफ कोर्स अभी अब तक हमने क्या देखा था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट वायरसेस।
इसके लिए इनका नाम वायरसेस नहीं दिया गया। समझ में आया? क्योंकि अभी तक हमने क्या प्रूव किया था कि वायरस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। कौन होता है? आरएनए। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का था। इसके लिए हाँ, दे हैव डीएनए एंड दे हैव प्रोटीन। इसके लिए इनको वायरस नहीं बोला गया है, टाइप ऑफ वायरस बोला गया है, और इनका नाम अलग से दिया गया बैक्टीरियोफेज। थोड़ा एक्सेप्शनल केस में आते हैं। समझा सबको इतना? ठीक है, नेक्स्ट। अभी दे यूज्ड, अभी तुमको मीडियम वर्ड बहुत दिखाया गया है। क्या दिया हुआ है? मीडियम। मीडियम क्या होता है? एनी आइडिया? अगर मैं तुमको बोलूं न्यूट्रिएंट मीडियम, तो तुम क्या बोलोगे? उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या देखेंगे? न्यूट्रिएंट। तो बेसिकली मैं अगर टेस्ट ट्यूब लेती हूँ, ध्यान से सुनो, मुझे ना दे यूज्ड बैक्टीरियोफेज, और उन्होंने दूसरा क्या यूज किया? ई कोलाई। क्या यूज किया? हैव यू हर्ड अबाउट ई कोलाई बिफोर? इज इट यूजफुल और हार्मफुल? यूजफुल। यूजफुल। इंसुलिन के बारे में पता है? इंसुलिन, हाँ, इंसुलिन क्या होता है? जब तुम मीठा खाते हो तुम्हारे बॉडी में से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और तुम्हारा शुगर लेवल क्या करता है? नॉर्मल पे लाते हैं, मतलब शुगर स्पाइक हो जाता है ना। ठीक है, हाँ। हम जब मीठा खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी इतनी स्वीट नहीं है अंदर से। यस, हम हमारे अंदर शुगर क्या होता है? स्पाइक हो जाता है, विच इज वाई क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? वो जो शुगर स्पाइक हो है उसको ऑप्टिमम लेवल पर लाते हैं। क्या करेगा? ऑप्टिमम। हाँ, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, कौन होते हैं? डायबिटिक, उनका इंसुलिन या तो कम रिलीज होता है या तो रिलीज ही नहीं होता। ठीक है, नहीं, वो बाद में हम देखेंगे। इतना समझ में आ गया तुमको? या तो कम रिलीज होगा या तो बिल्कुल भी रिलीज नहीं होगा। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। समझ में आया? डायबिटीज मीठा खाने वाले लोगों को नहीं होती है। डायबिटीज किसको होती है? जो लोगों को ज्यादा टेंशन स्ट्रेस होता है, मतलब तुम्हारे बॉडी का हार्मोनल इम्बैलेंस। समझ में आया? देर आर मेनी पीपल जिनका स्वीट टूथ नहीं है, मिठाई में इंटरेस्टेड नहीं, खाते नहीं, बट 40-45 ईयर्स के बाद उनको डायबिटीज होती ही है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। समझ में आया? जब तुम स्ट्रेस लेते हो तुम्हारी बॉडी की बाकी चीजें वर्क ऑन करती है, और जिनको वर्क ऑन करना चाहिए वो लोग सप्रेस हो जाते हैं। ये बात तुमको समझ में आई? ठीक है, यू विल स्टडी इन चैप्टर 4 मोर अबाउट, चैप्टर 2 सॉरी। समझा तुमको? अभी इतनी इंसुलिन की बात समझ में आई। अभी साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ज्यादा ट्राई किया था इंसुलिन को लैब में प्रिपेयर किया जाए। ये जो अभी इंसुलिन के इंजेक्शन देखते हो ना, ग्रैंड पेरेंट्स जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, तो फिर अभी मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो कि इंसुलिन, नो, डायबिटीज इज बोथ जेनेटिक ऑल्सो एंड दिस, जेनेटिक भी होती है डायबिटीज। समझ में आया? पर जिनको जेनेटिक नहीं है या जो भी जैसी भी डायबिटीज है, मुझे ये बताओ, इंसुलिन साइंटिस्ट बना नहीं सकते, और अगर मैं तुम्हारे अंदर से इंसुलिन ले लूंगी तो तुम डायबिटिक हो जाओगे और मैं ठीक हो जाऊंगी, पर डायबिटीज रुकेगी क्या? नहीं। मैं अपने फायदे के लिए तुमको डायबिटिक बना रही हूँ, तो फिर दवाइयाँ कैसे लेंगे? नहीं, नो। बेसिकली बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया था। जो तुम्हारा इंसुलिन रहता है, इंसुलिन का डीएनए लिया, जीन लिया, क्या लिया? इंसुलिन का जीन लिया थोड़ा सा, और उसको ई कोलाई में इंसर्ट कर दिया। ये समझो जो स्पाइरल वाला है वो इंसुलिन का है, और ये ई कोलाई है। ठीक है, ई कोलाई को कट किया और इंसुलिन उसके अंदर डाल दिया। ई कोलाई के पास एक सुपर पावर है कि वो 20 मिनट्स में मिलियंस ट्रिलियंस हो जाते हैं रिप्रोड्यूस। 20 मिनट्स। समझ में आया? अब ये मल्टीप्लाई होगा तो इंसुलिन भी मल्टीप्लाई होगा, विच इज वाई तुमको इंसुलिन आज मेडिकल शॉप्स में देखने को मिलता है। हाँ, नहीं, इट विल रिप्रोड्यूस, वो होता रहेगा जब तक तुम वो चीज को डिवाइड करते जाओगे। इसीलिए इनको बहुत यूज किया जाता है। इनका बेकिंग देखो कितनी फटाफट होती है, बेकिंग में होता है ना। मुझे बताओ बेकिंग के ब्रेड्स में और केक्स में होल्स क्यों होते हैं?
हाँ यीस्ट ओके ओके, बट वो मुझे बताओ, वो मैं सब सुन ली, मुझे वो डो, आटा भी होता है ना डो, अगर तुम उसको ऐसे बीच में से तोड़ते हो, होल्स क्यों होते बीच? पफीनेस, हाँ बट कैसे आई? दे रिलीज CO2 गैस। समझ में आया? तुमको समझा ई कोलाई का कितना इंपॉर्टेंस है? ई कोलाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? मीडियम। क्या पढ़ रहे हैं? मीडियम। अभी मीडियम क्यों बोला गया? दो मीडियम्स यूज किए गए। एक में तुम वर्ड देखते हो रेडियो एक्टिव और एक है नॉन रेडियो एक्टिव। प्लीज रीड आउट, कौन सा रेडियो एक्टिव है, कौन सा नॉन रेडियो एक्टिव है? रेडियो एक्टिव कौन है? फॉस्फोरस। और नॉन रेडियो एक्टिव है सल्फर, कि वो सल्फर भी रेडियो एक्टिव है। ठीक है, मुझे बताओ DNA किससे बने? सल्फर से बना है क्या फॉस्फोरस से? फॉस्फोरस। DNA किससे बना है? फॉस्फोरस से। ठीक है, अभी इन लोगों ने क्या बोला है? मीडियम लिया गया है। बेसिकली है ना, तुम्हारे जो लैब्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ चेकअप करना होता है। बैक्टीरिया का ग्रोथ चेकअप मतलब, अभी मैंने कोविड में देखो स्वैब टेस्टिंग होती थी, नोज में डालते थे और माउथ में डालते, वो स्वैब को लेते थे और वो ट्यूब में डालकर रख देते थे। ठीक है, उसको सैंपल टेस्टिंग नहीं बोलते, वो तुम्हारा सैंपल लेकर आगे लैब्स में डाला जाता था। ठीक है, और एक छोटी सी गोल प्लेट होती है जिसको अगार अगार प्लेट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ये तुम्हारा ट्यूब है, क्या है? ट्यूब है। वैसी वो ऐसी अगार प्लेट होती थी। ठीक है, अगार प्लेट में जो तुम्हारा स्वैब लिया गया था उसको निकालते थे। ठीक है, और उस स्वैब को इसके अंदर ऐसी स्ट्राइकिंग करते थे। क्या करते थे? स्ट्राइकिंग। ऐसे यू खाली, ऐसे यू रब कर देना, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्राइकिंग। समझ में? तुम कैसे भी डिजाइन बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अभी 2 to 5 days डिपेंड्स कि तुम कौन से उसकी ग्रोथ चेक करो। किसी को 2 दिन लगता है ग्रो होने के लिए, किसी को 5 days लगते हैं। 2 to 5 days के बाद अगर तुम्हारे अंदर वो बैक्टीरिया था तो वो ये प्लेट पे ग्रो होगा। अगर तुम्हारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं था तो वो प्लेट पर ग्रो नहीं होगा। समझा? तो ये प्लेट पर ही क्यों ग्रो किया गया है? क्योंकि जो प्लेट है उसके अंदर जो अगार जेल होता है, कौन सा जेल होता है? अगार जेल। वो क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिशन देता है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिलेगा तो वहां पर खाएगा और रिप्रोड्यूस होगा, क्योंकि लोग रिप्रोड्यूस ही होते ज्यादातर। समझ में आया? यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव लिया गया है, देखो, दे यूज्ड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जिसको दिया गया 32P इन द मीडियम फॉर सम वायरसेस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर फॉर अदर्स। समझा? कुछ कुछ वायरसेस को किस में ग्रो किया गया? रेडियो एक्टिव सल्फर में, और कुछ को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। इतनी बात समझ में आई? दे ग्रू सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन, ध्यान से सुनो, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर्स ऑन द मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। जो मैंने अभी हिंदी में बोला वही। कुछ ग्रुप को रेडियो एक्टिव, ये ग्रुप समझो, ये क्या है? रेडियो एक्टिव सल्फर वाला, और ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला। ठीक है, तुमने कुछ वायरसेस ग्रो किए और इन्होंने कुछ वायरसेस ग्रो किए, करेक्ट? अपने ऊपर। ओके, अभी फॉस्फोरस वाले ये है ना, ध्यान से सुनो, वायरसेस जो कि इनके प्रेजेंस में ग्रो हुए, ठीक है, इनके ऊपर ग्रो हुए हैं, इनके पास क्या होगा? हाँ, कैसा होगा? रेडियो एक्टिव DNA होगा। कैसा होगा? क्यों? क्योंकि इनका रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में इनके ऊपर वायरसेस ग्रो हुए, तो इनके DNA कैसे होंगे? रेडियो एक्टिव DNA होगा। अभी तुम बोलोगे मिस हमारे साथ भी यही होगा, क्यों? ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा एक चीज क्या होता है, प्लीज थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जो रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाला साइड है, और दूसरा कौन सा साइड है? रेडियो एक्टिव सल्फर वाला। ठीक है, तुमने क्या देखे? बैक्टीरियोफेज में क्या क्या है? सेल है, और क्या था? DNA था, और क्या था? प्रोटीन था। ठीक है,
जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट सिखाने से पहले मैंने क्या बोली, डीएनए किससे बना होता है, फॉस्फोरस से, ठीक है। तो जो वायरसेस इनके प्रेजेंस में ग्रो है, किसके प्रेजेंस में, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के। तो जब वो ग्रो होते हैं, जब मैं उनका डीएनए देखूंगी तो मैं देखती हूँ कि इनका जो डीएनए रहेगा वो कैसा रहेगा, रेडियो एक्टिव डीएनए रहेगा। और क्या रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा, प्रोटीन्स रेडियो एक्टिव नहीं रहेंगे। दो लोग है ना, ठीक है। इनका जो डीएनए है वो रेडियो एक्टिविटी ले लेगा क्योंकि फॉस्फोरस से ही बना है डीएनए, प्रोटीन नहीं लेगा, तो ये होगा नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। इतना समझा सबको, लास्ट बेंच। नेक्स्ट सल्फर वाले अपनी बात करो प्लीज। अभी रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स होगा, ठीक है। सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन, नहीं समझा, रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉन रेडियोएक्टिव डीएनए। ये तुम्हारा डीएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए का स्ट्रैंड किससे बना है, फॉस्फोरस से। किससे बना है, समझा। अब ये डीएनए को मैं एक तो तुम्हारा कौन से मीडियम में ग्रो करूंगी, फॉस्फोरस में, और एक में करूंगी सल्फर में, समझा। ये वायरस कहाँ, ये डीएनए कहाँ है, वायरस के अंदर है। और वायरस के अंदर तुम्हारी दो चीजें, एक है डीएनए और एक है प्रोटीन, ठीक है। एक वायरस को मैं ग्रो करती हूँ रेडियो एक्टिव फॉस्फर में, तो इसका डीएनए क्या लेगा, रेडियो एक्टिविटी लेगा ना, क्योंकि डीएनए किससे बना है, रेडियो फॉस्फोरस से बना है। तो इन लोग क्या ले लेंगे, डीएनए इनका क्या ले लेगा, रेडियो एक्टिविटी ले लेगा। तो इनके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी रहेगी, यस, तो इनका डीएनए कैसा होगा, रेडियो एक्टिव डीएनए, पर प्रोटीन कैसा रहेगा, नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। इधर आ जाओ। अभी कुछ वायरसेस को कहाँ ग्रो किया गया था, सल्फर में, रेडियो एक्टिव सल्फर में, समझ में आया। सल्फर से बना है क्या डीएनए, नहीं, तो सल्फर से वो रेडियो एक्टिविटी लेगा डीएनए के अंदर, नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो इनका क्या रहेगा, नॉन रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स, इसका ऑपोजिट। सॉरी 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 सॉरी, समझा, कॉन्सेप्ट समझा इतना। किसी को इधर डाउट आया है, ठीक है, दैट इज अ बैक्टीरिया। तुमको इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तुमको इतना भी पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि डीएनए किससे बना है, फॉस्फोरस बेस पेयर से। चलो नेक्स्ट। अब जब इनको वायरसेस को हमने देखा तो ये कैसे बन चुके थे, रेडियो एक्टिव बन चुके थे, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव मीडियम में ग्रो हुए, बीट फॉस्फोरस बीट सल्फर, लेकिन दोनों भी मीडियम्स कैसे थे, रेडियो एक्टिव थे। तो अभी तुम्हारा लास्ट, थर्ड लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। रेडियो एक्टिव फेजेस, बैक्टीरियोफेजेस को अभी कन्वर्ट कर दिया नाम किसमें, रेडियो एक्टिव फेजेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट। अब किसको इन्फेक्ट करेंगे, ये ई कोलाई को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। आगे जो पिक्चर दिया हुआ है वो ई कोलाई क्या है तुम्हारा, ई जो एंट लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है तुम्हारा, बैक्टीरियोफेज, जिसको अभी नाम दे दिया गया है रेडियो एक्टिव फेज। इनको किसके अंदर इंसर्ट कराया गया, इनफेक्ट ई कोलाई। तो जो तुम्हारा ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, दैट इज योर ई कोलाई, ये ई कोलाई है पिक्चर में ऑन पेज नंबर 72। ओके, दिखा, सबको याद है ना, रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। एक क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए है, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन से, फॉस्फोरस वाला। नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए एंड रेडियो एक्टिव प्रोटीन किसका है, सल्फर वाले, ठीक है। इधर देखो और इधर देखो, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में तुम क्या देख रहे हो, फर्स्ट में क्या है, सल्फर लेबल्ड प्रोटीन, मतलब इनके प्रोटीन में सल्फर है लेकिन डीएनए में सल्फर नहीं है, नॉन रेडियो एक्टिव वाला। इनके डीएनए में फास्फोरस है, प्रोटीन में नहीं है, समझा।
वही फर्स्ट वाले को हमने लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज वर्ड पढ़ते हो, डू यू नो द मीनिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज ऑन पेज नंबर 72, सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूज? अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सुने हो, अवे फ्रॉम, ओके गुड। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन का नाम है, एक प्रोसीजर होता है। तुम लोगों ने कभी भी ब्लड टेस्ट के लिए तुम अगर गए रहोगे कोई टेस्टिंग के लिए, फीवर प्रोफाइल, तो जब तुम्हारा ब्लड का ट्यूब लिया जाता है, द रेड कलर ट्यूब, हाँ, तो बेसिकली एक गोल मशीन रहती है जिसके अंदर 8 होल्स रहते हैं, 8 ट्यूब का सेक्शन रहता है। 8 ट्यूब का सेक्शन क्यों रहता है? फॉर द बैलेंस। 7 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, क्यों 8 लिया गया? एक इधर है, अगर मैं एक ट्यूब डालती हूँ, एक ही पेशेंट है, एक ट्यूब डालती हूँ, तो उसके जो सामने वाला साइड है उसमें मुझे ट्यूब में कोई भी पानी भर के डालना पड़ेगा, सीसॉ की तरह, क्योंकि वो क्या होता है, अवे फ्रॉम। समझ में आया? सीसॉ में कैसा होता है, वेट बैलेंस होना चाहिए ना, इधर एक इंसान है तो उधर ही एक इंसान, और थोड़ा वेट में भी हम बैलेंस देखते हैं, एक एकदम ही हेल्दी और एक एकदम ही दुबला, तो सीसॉ का फायदा है बैलेंस का नहीं। तो जब तुम मशीन के अंदर ट्यूब्स को डालते हो और वो सेंट्रीफ्यूज मशीन को ऑन करते हो, वो बहुत स्पीड में गोल घूमेगा। समझ में आया? वो स्पीड में क्यों घूमेगा? फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा ट्यूब था, ठीक है, ये तुम्हारा ट्यूब दिखा तुमको, ये तुम्हारा ट्यूब था, इसके अंदर क्या फील्ड था? पूरी तरीके से ब्लड फील्ड है। क्या फील्ड है? ब्लड, ठीक है। तुमने इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाले, किस में डाले? सेंट्रीफ्यूज मशीन में, फॉर अराउंड 1 to 2 मिनट्स, उससे ज्यादा तुम नहीं डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो मोटर रहता है वो हीटअप होना चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही तुम सेंट्रीफ्यूज मशीन को बंद करते हो, तुम है ना क्या देखोगे? पहले वाले में पूरा ब्लड था, नेक्स्ट वाले में तुम देखोगे ब्लड नीचे सेटल हो गया है, और जो सीरम है ना, सीरम येलो कलर का, वो ऊपर आ गया है। समझ में आया? तुम्हारे जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं वो इससे टेस्ट होते, सीरम से तुम्हारे। समझ में आया? तुमको ये दोनों का डिफरेंस दिखा सेंट्रीफ्यूज में, क्यों? जैसी जब तुम ट्यूब डालते हो, ट्यूब ऐसा स्ट्रेट नहीं डालते हो, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। समझ में आया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, विच इज वाई तुम्हारा ब्लड जो है काफी नीचे सेटल हो गया है, और जो सीरम है वो ऊपर आ जाते हैं। तुमको सेंट्रीफ्यूज समझा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पैथोलॉजी एंड मेनी टेस्टिंग। तो नहीं, बैलेंस नहीं करोगे तो वो ट्यूब घूमते घूमते पूरा बाहर आ जाएगा, बाहर आकर निकल जाते हैं, ऐसे पॉप आउट हो जाते हैं। हाँ, तो दो दो लगा सकते हो, मैं क्या बोल रही हूँ, एक ही ट्यूब है तो दूसरा तुम कोई भी पानी से ट्यूब भरा हुआ डालो फॉर अ बैलेंस, समझा? वरना अगर बैलेंस नहीं होगा तो तुम्हारा ट्यूब बाहर निकल जाएगा। समझ में? अब तुमने सेंट्रीफ्यूज किए, ध्यान से सुनो। बैक्टीरिया विच वर इन्फेक्टेड बाय द वायरस विद रेडियो एक्टिव डीएनए, ये रो वाले, इनका डीएनए कैसा है? रेडियो एक्टिव, वर रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। पिक्चर देखो, क्या है इधर, इधर और इधर, दोनों में डिफरेंस बताओ मुझे। सुनो सुनो सुनो, इधर मेरे को तुम लोग रेडियो एक्टिव जब वर्ड पढ़ रहे थे, ये सल्फर वाला है, सल्फर वाले में क्या रेडियो एक्टिव था? प्रोटीन। क्या था? प्रोटीन। इसके लिए ना तुमको इनकी बॉडी जो है ना, ये रेड कलर का कोट दिख रहा है, ये रेड कलर का बनाया हुआ है, दिस इज फॉर अ रीजन। नहीं, रेडियो एक्टिव है ना इनका प्रोटीन। जो सल्फर वाले थे उनके डीएनए में रेडियो एक्टिविटी थी क्या? नहीं, इनका डीएनए कैसा था? नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए था, इसके लिए इनका डीएनए यहाँ पर ब्लैक कलर का बनाया है। क्यों? नॉन रेडियो एक्टिव है। कैसा है? समझ में आया? तो जब ये ई कोलाई के अंदर क्या किए गए, इंसर्ट किए गए, तो इनके अंदर से जेनेटिक मटेरियल तो आया है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी आई के अंदर
नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन है? डीएनए। इनका डीएनए रेडियो एक्टिव है क्या? नहीं। तो ई कोलाई के अंदर जो डीएनए आ रहा है वो रेडियो एक्टिव है क्या? नहीं। ठीक गया? यहाँ पर आओ, इनका डीएनए रेडियो एक्टिव है इसलिए ग्रीन कलर में, और इनका प्रोटीन कोड कैसा था? नॉन रेडियो एक्टिव, इसके लिए वो ब्लैक कलर में दिया हुआ है। समझा? इसका डीएनए कैसा है? रेडियो एक्टिव। कैसा है? और प्रोटीन कैसा है? नॉन रेडियो एक्टिव। तो मुझे बताओ, जो चीज सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इधर डाली गई है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है? डीएनए। इनका डीएनए कैसा था? रेडियो एक्टिव। तो जो जेनेटिक मटेरियल आएगा वो कैसा होगा? रेडियो एक्टिव। समझा? नेक्स्ट वर्ड क्या पढ़ते हो? आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, मुझे बताओ सल्फर कहाँ था? प्रोटीन कोट में। ई कोलाई में प्रोटीन, ई कोलाई के प्रोटीन कोड में सल्फर आएगा क्या? नहीं। डीएनए ट्रांसफर हुआ ना, उसमें तो सल्फर था नहीं। इधर का जो डीएनए ट्रांसफर होगा इसमें क्या होगा? फॉस्फोरस होगा ना, क्योंकि इनका जब डीएनए ट्रांसफर हुआ था उसमें फॉस्फोरस था, रेडियो एक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट? ये एक्सपेरिमेंट वापस से इसने शो किया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो गया था, कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं था, बिकॉज उसने बहुत ही स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया। समझ में आया? क्योंकि माउस के अंदर बहुत सी चीजें होती है जिससे वो केमिकल लेवल कम या ज्यादा हो सकता था। आजकल के मस्कीटोज देखो, मॉर्टिन के ऊपर दिखेंगे, लक्ष्मण रेखा के उस पर। क्यों? इम्यूनिटी पावर। तो देयर वर मेनी ड्रॉबैक्स टू दैट, बट इधर ड्रॉबैक्स है क्या? नहीं, क्योंकि हमने वो मटेरियल की बात कर दी, हमने फॉस्फोरस ही यूज कर लिया जिसके अंदर डीएनए था। ये एक्सपेरिमेंट समझा? कोई डाउट्स है? नहीं। अभी तुम्हारा क्या काम है, इधर जो दिया हुआ है पिक्चर, उसमें तुम क्या लिखोगे? जो मैंने लिखा है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड किसका? सल्फर वाले का, और नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए, और इनका रेडियो एक्टिव डीएनए, नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड लिखो अभी। समझा एक्सपेरिमेंट?